सोलापुर गांव में दो भाई रहते थे, रामू और राजू। रामू बड़ा था, बुद्धिमान, मेहनती और अच्छे व्यवहार का था। उसके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर छोटा भाई राजू आलसी और लापरवाह अपनी गरीबी से जूझ रहा था। एक दिन राजू अपनी गरीबी से परेशान हो गया। वो बहुत दुखी हुआ और अपने बड़े भाई रामू के पास गया और भावुक होकर कहने लगा, रामू भैया, हम दोनों के अंदर एक ही खून है, एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन हमारे भाग्य में यह जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आपको हर काम में सफलता मिलती है, जबकि हमको हर काम में असफलता मिलती है। आपके घर में अन्न का भंडार है, हमारे घर में भंडार का एक दाना भी खाने को नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है, अरे हमारी तरफ तो कोई लड़की देखती भी नहीं है। गांव में आपकी इज्जत है, मान सम्मान है, नाम है। हमारी तो लोग हंसी उड़ाते हैं और पीठ पीछे तो ना जाने क्या क्या कहते हैं। रामू भैया, ऐसा क्यों है, बताइए ना। रामू ने हंसते हुए बोला, अरे पगले, तुझे जो कुछ भी चाहिए तू तो बस बोल, संकोच मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। राजू बोला, भैया वैसे तो आपने हमेशा साथ दिया है, लेकिन कब तक मैं यूं ही हाथ फैलाता रहूंगा? बस मन में ऐसा आता है कि जब हम एक ही घर में पैदा हुए हैं तो फिर हमारी किस्मत में इतना अंतर क्यों है? रामू बोला, देख राजू, समझ, यह सब ना किस्मत की बातें हैं। किसी को जन्म से सुख मिलता है, किसी को संघर्ष करके सुख मिलता है, किसी को संघर्ष करके कुछ भी नहीं मिलता। किस्मत की बात है। पर मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूँ। सुन, हमारे कुलगुरु कनकपुर के जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। वह बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। तू जाकर उनसे मिल, शायद वह तेरी परेशानी का कोई हल बता सके। एक बार मिलकर तो देख। भाई की बात सुनकर राजू के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। उसने कहा, ठीक है, धन्यवाद भैया, मैं आज ही कनकपुर की ओर रवाना होता हूँ। कम से कम मिलकर तो देखूं। राजू ने बिना समय गवाए अपनी यात्रा शुरू की। 2-3 दिन पैदल चलते हुए वो कनकपुर के पास के जंगल में पहुंचा। वहां काफी देर तक भटकने के बाद एक कुटिया नजर आई। राजू ने सोचा, हाँ यही तो है, यह जरूर हमारे कुलगुरु की कुटिया होगी। चल राजू, अंदर चलकर देखा जाए। वो साहस जुटाकर अंदर गया। सामने एक तेजस्वी साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजू ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, मैं सोलापुर से आया हूँ। मेरा नाम राजू है। मेरे भैया ने बताया कि आप हमारे कुलगुरु हैं। साधु बाबा ने कहा, आओ आओ राजू बेटा, आओ। तुम्हारे पिता मेरे प्रिय शिष्य थे। बताओ, इतने वर्षों बाद मेरी याद कैसे आई? राजू ने कहा, बाबा मैं क्या कहूँ, किस्मत का मारा हूँ, मनहूस हूँ। मैं अपने जीवन से बेहद दुखी हूँ महाराज। मेरे बड़े भाई के पास सब कुछ है, वो मेरे सगे भैया हैं, लेकिन मैं अभाव में जी रहा हूँ। यह जीवन अब बोझ सा लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए महाराज। बाबा मार्गदर्शन कीजिए। साधु बाबा ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी है, इसलिए भाग्य भी उसका साथ देता है। लेकिन तुमने कभी श्रम और विवेक का सहारा ही नहीं लिया, इसलिए भाग्य भी तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। तुम्हारा भाग्य अब कनिष्क पर्वत पर यहाँ से 100 कोस दूर सो रहा है। अगर तुम वहां जाकर उसे जगा सको तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। पर याद रखना, रास्ता कठिन है, लेकिन फल अमूल्य है। राजू का चेहरा आशा से भर गया। ठीक है, मैं इसी क्षण कनिष्क पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना भाग्य जगा कर रहूंगा। साधु बाबा ने कहा,
तो जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पर हाँ, याद रखना, सफलता केवल बुद्धि और परिश्रम से ही मिलती है। अगर तुम में यह दोनों गुण आए तो तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा। तथास्तु। इसके बाद राजू बिना समय गंवाए कनिष्क पर्वत की ओर निकल पड़ा ताकि जल्द से जल्द अपने सोए हुए भाग्य को जगा सके। लगभग एक हफ्ते तक लगातार चलने के बाद वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शेर दहाड़ता हुआ उसके सामने आ गया और कहने लगा, ठहरो अजनबी, कौन हो तुम और इस जंगल से कहाँ जा रहे हो? राजू ने कहा, जी मेरा नाम राजू है और मैं अपने सोए हुए भाग्य को खोजने निकला हूँ। शेर ने कहा, भाग्य को खोजने? भला यह कैसी बला है? राजू बोला, देखिए वनराज, यह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य के सभी दुखों को चुटकी में हर लेती है। जैसे इसने मेरे भाई के जीवन को खुशियों से भर दिया, वैसे ही मैं भी अपने सोए हुए भाग्य को जगाने निकला हूँ। शेर ने कहा, ये बात है? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे एक विनती करता हूँ। देख भाई, जब तू अपने भाग्य से मिले तो उससे यह पूछना, आह, मैं इस दांत के असहनीय दर्द से छुटकारा कैसे पाऊं? जंगल की कोई भी जड़ी बूटी अब तक मेरे किसी काम नहीं आई। इस दर्द के कारण मैं शिकार करने लायक भी नहीं रहा। जैसे ही शिकार पकड़ूंगा तो मेरा दांत दर्द से शुरू हो जाता है। इसका उपाय पता कर भाई तू। राजू ने कहा, हाँ 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 ठीक है, मैं वचन देता हूँ वनराज, अगर मुझे अपने भाग्य से भेंट हुई तो मैं अवश्य ही आपकी समस्या का हल पूछूंगा या कोई ना कोई तो उपाय ज़रूर लाऊंगा या खुद लौट कर आपको बताऊंगा कि उपाय क्या है। शेर ने कहा, ठीक है जा, लेकिन याद रखना, वचन को निभाना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि भूल गया तो अगली बार इस जंगल से सुरक्षित नहीं जा पाएगा। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। राजू ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। आज उसकी जान बच गई। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब राजू थककर एक पहाड़ी गांव के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि एक खेत के बीचों बीच एक किसान, उसकी पत्नी और उनकी बेटी तपती धूप में जमीन पर बैठे आंसू बहा रहे थे। राजू उनके पास गया और सहानुभूति से पूछा, एक बात बताइए, आप लोग इतनी कड़ी धूप में बैठकर रो क्यों रहे हैं? कोई बड़ी मुसीबत आ गई है क्या? किसान ने कहा, अरे बेटा, हमारी परेशानी जानकर भी क्या कर लोगे भला? अरे जाओ, अपने रास्ते जाओ। अब तो भगवान भी शायद हमारी मदद नहीं कर सकता। राजू बोला, अरे अरे काका, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप बताइए तो सही, कम से कम अपना दुख तो बांटिए। किसान ने कहा, तो अच्छा सुनो बेटा, यह खेत मैंने वर्षों पहले खरीदा था। हमने इस पर बहुत मेहनत की, जी तोड़। जैसे एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, वैसे ही हल जोता, खाद डाली, सिंचाई की। कई बार पौधे भी खूब लहलहाते हैं, पर जैसे ही फसल कटाई का समय आता है वह अचानक से मुरझा जाते हैं, जड़ से सूख जाते हैं। ना जाने किस अशुभ कारण से यह होता है। हर बार हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब तो लगता है कि इसी खेत की मिट्टी में हमारा भाग्य भी दफन हो गया है। राजू ने कहा, बस बस काका, शांत हो जाइए। काका, किस्मत हर किसी की होती है। मैं भी अपनी ही किस्मत की तलाश में निकला हूँ। मेरा भाग्य कनिष्क पर्वत पर कहीं सोया पड़ा है। यदि वह मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर आप लोगों की समस्या का समाधान भी उससे पूछ कर लौटूंगा। किसान ने कहा, बेटा, अगर तू ऐसा कर सके तो तेरा यह ऋण जीवन भर नहीं भूलेंगे बेटा। बस हमारे खेत का दुख भी अपने भाग्य से कह देना। हाँ बेटा,
बूढ़े किसान को वचन देकर राजू फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वो अपनी भाग्य को जगा कर ही लौटेगा। कई दिनों तक लंबा सफर तय करने के बाद राजू एक बड़े नगर के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वो नगर में प्रवेश कर ही रहा था, वहां के सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। उनमें से एक क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है जो बिना अनुमति के नगर में प्रवेश कर रहा है? इसे तुरंत पकड़ो और महाराज के सामने पेश करो। चलो। राजू को जबरन पकड़ लिया गया और सैनिक उसे राजमहल की ओर ले चल दिए। रास्ते भर राजू घबराया हुआ सोचता रहा, हे भगवान, अब मैं यह किस मुसीबत में फंस गया? यह संकट भी मेरे सोए हुए भाग्य की ही देन है। पता नहीं अब राजा मुझे क्या सजा देगा। लेकिन जब राजू को राज दरबार में लाया गया तो वहां का राजा शांत और गंभीर चेहरा लिए अपने सिंहासन पर बैठा था। हाँ, घबराओ नहीं परदेसी, तुम हमारे यहाँ अतिथि हो, पर यह जरूर जानना चाहेंगे कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। हाँ महाराज, आप धन्य हैं जो आपने मुझे सज़ा नहीं दी। आपका यश चिरंजीवी हो। महाराज, मेरा नाम राजू है। मैं सोलापुर गांव का रहने वाला हूँ और अपने सोए हुए भाग्य की खोज में निकला हूँ। इसके बाद राजू ने राजा को अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। शेर से भेंट, किसान परिवार की पीड़ा और अब उसका कनिष्क पर्वत की ओर सफर। राजा राजू की बात ध्यान से सुनता रहा। जब राजू चुप हुआ तो राजा कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ तो राजू, आज से तुम हमारे लिए परदेसी नहीं बल्कि हमारे मित्र हो, और एक मित्र से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजू ने कहा, हाँ हाँ, तो कहिए ना महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राजू ने कहा, मैं इस विशाल और समृद्ध राज्य का राजा हूँ। मेरे पास सोने का महल, अनगिनत संपत्ति, सेवक, सम्मान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन को कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। मुझे हमेशा किसी अनजानी चिंता और भय का अनुभव होता है। मेरा मन अशांत रहता है। इसलिए अब तुम अपने भाग्य से जब मिलो तो उससे पूछना कि आखिरकार ऐसा क्यों है। इस अदृश्य पीड़ा से मुक्ति का उपाय क्या है। मैं ज़रूर उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और बदले में तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। महाराज, आपने मुझे जो स्नेह और सम्मान दिया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। राजू ने कहा, महाराज, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर लेकर लौटूंगा। यह मेरा वचन है आपसे। फिर अगली सुबह जब राजू तैयार होकर चलने लगा तो राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, हाँ ये लो, इन मुद्राओं से तुम्हारे आगे का सफ़र आसान होगा, और हाँ, मैं तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा करूँगा। जाओ मित्र, जाओ। राजू बोला, आपने मित्र कहा, इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं जल्द ही लौटकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा महाराज। धन्यवाद। इतना कहकर राजू अपने आगे के सफर पर चल पड़ा। वो चलता रहा, चलता ही रहा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह कनिष्क पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत पर चढ़ने के बाद उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ के नीचे सोए हुए किसी व्यक्ति पर पड़ी। राजू सोचने लगा, अरे यह पेड़ के नीचे यह आदमी कौन है? ओह, कहीं यही तो मेरा भाग्य नहीं है? साधु बाबा ने तो यही कहा था कि मेरा भाग्य बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है। हाँ, ज़रूर यही होगा। हाँ, यह सोचकर राजू उस व्यक्ति के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। ए भाई, अरे उठो तो, आंखें खोलो, भैया उठो। काफी देर तक चिल्लाने के बाद आखिरकार वो आदमी जागा और क्रोधित होते हुए बोला, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो?
राजू बोला, देखो भाई, मेरा नाम राजू है और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम ही मेरे भाग्य हो। उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम ही राजू हो? राजू ने कहा, हाँ, मैं ही राजू हूँ और तुम्हारी वजह से मैं आज तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और तुम यहाँ आराम से पेड़ के नीचे सो रहे हो और मैं जीवन भर दुख भोगता रहा, जबकि मेरे बड़े भाई का भाग्य तो उसकी सेवा में लगा रहता है। तुम कैसे भाग्य हो मेरे, जो एक पेड़ के नीचे सो रहे हो? भाग्य ने कहा, हे मालिक, हम तो सिर्फ उन लोगों की सहायता करते हैं जो बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। तुम जैसे मूर्ख और कामचोर आलसी लोगों से तो हम दूर ही रहते हैं। इससे अच्छा है कि पेड़ के नीचे आराम कर ले। राजू यह सुनकर चौंक गया और बोला, अरे क्या बात कर रहे हो? पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे क्योंकि मालिक, तुम में कभी वो इच्छा शक्ति ही नहीं थी। मेरी मानो तो अब मेरी तरह किसी पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम अपने भाई की तरह ना तो मेहनती बनोगे और ना ही अक्लमंद। राजू ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बातें मत कहो। क्या बात करते हो भाई? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। शायद शायद मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। उस आदमी ने कहा, ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आओ, बैठो मेरे पास। बताओ, मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? रास्ते में किससे किससे मिले, क्या क्या देखा और तुम मुझसे क्या चाहते हो, सब बताओ, बताओ। राजू वहाँ बैठ गया और उसने साधु महाराज की बात, शेर की मुलाकात, किसान परिवार का दुख और राजा की चिंता सब कुछ विस्तार से बता दिया। भाग्य बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। जब राजू ने अपनी सारी बात बता दी तब भाग्य ने कहा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम में बुराइयां ज़्यादा है और अच्छाइयां बहुत कम हैं। लेकिन क्योंकि तुम मेरी खोज में यहाँ तक आए हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ गए? इसके बाद भाग्य ने राजू को बताया कि शेर, किसान और राजा को क्या उत्तर देना है। अंत में वो बोला, अब तुम घर जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। जल्द ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ और आलसी व्यक्ति को मेरा साथ बहुत मुश्किल से मिलता है। और हाँ, सावधान रहना, अपनी मूर्खता से यह मौका खो मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। अगली बार मैं मदद नहीं करूँगा। चलो, अब मैं तो चला सोने, गहरी नींद में। इतना कहकर राजू का भाग्य एक बार फिर पेड़ के नीचे सो गया और गहरी नींद में चला गया। राजू थोड़ा परेशान हुआ और मन में सोचने लगा, अरे यह क्या, थोड़ा सा जागा फिर सो गया। अरे मैंने इससे अपने भविष्य के बारे में तो पूछा ही नहीं। वो फिर उसे हिलाने लगा, ए भाई उठो, अरे उठो भाई, अभी तो तुमसे और भी बहुत कुछ पूछना है। अरे उठो मेरे प्यारे भाग्य, उठ जाओ। लेकिन इस बार लाख कोशिशों के बावजूद भी राजू अपने भाग्य को फिर से जगाने में सफल नहीं हो पाया। बहुत देर तक वो वहीं खड़ा रहा, अपनी किस्मत को यूं सोते हुए देखता रहा। आखिरकार उसने निराश मन से वापसी का फैसला कर लिया। चलती चलती वो सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। राजा बोले, हाँ, आओ 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 मेरे मित्र, तो तुम लौट ही आए। क्या तुम अपने भाग्य से मिलकर आए हो? क्या उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बताओ। राजू बोला, हाँ महाराज, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपके दुख का कारण भी बताया, लेकिन वो बात आपको मैं एकांत में बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तो चलो, आ जाओ, साथ चलो। अब बताओ मित्र,
मेरी दुख का कारण क्या है? तुम्हारे भाग्य ने क्या बताया? राजू ने कहा, महाराज, बात यह है कि आपकी प्रजा आपको पुरुष समझती है और आप स्वयं को राजा कहकर पुकारते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अंदर से एक स्त्री हैं। यही रहस्य है और इसका बोझ आपके मन की अशांति का कारण है। जब तक यह छिपा रहेगा, आपका मन अशांत रहेगा। राजा, जो सच में एक स्त्री थी, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, तो आखिरकार तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें मेरी सच्चाई बता ही दी। हाँ राजू, मैं एक स्त्री हूँ। ये कहते ही उसने अपना ताज उतार दिया। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखर गए और वो एक सुंदर राजकुमारी के रूप में सामने आ गई। राजू बोला, अरे वाह, आप तो अप्सरा के समान सुंदर हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप एक स्त्री होकर भी पुरुष के वेश में राजकाज क्यों कर रही हैं? उसने कहा, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी और पिता युद्ध में शहीद हो गए। हमारे वफादार मंत्री ने मुझे दुश्मनों से बचाने के लिए छिपा कर पाला। राज्य की ही परंपरा थी कि केवल पुरुष ही सिंहासन पर बैठ सकते थे, इसलिए मुझे पुरुष वेश धारण करना पड़ा। तब से मैं इस राज्य की सेवा कर रही हूँ। राजू ने कहा, देखिए, आपके इस दुख का समाधान भी मेरे भाग्य ने बताया है देवी। आपको अपने लिए एक योग्य वर की तलाश करनी चाहिए और विवाह कर लेना चाहिए, तभी आपके जीवन में सच्चा सुख आएगा। स्त्री ने कहा, तुम मेरे भेद को जानने वाले पहले युवक हो और मुझे तुम पसंद भी आने लगे हो, तो क्यों ना तुम मेरे ही पति बन जाओ और इस राज्य के राजा बनकर मेरे साथ जीवन बिताओ। राजू बोला, नहीं 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 देवी, मैं आपके योग्य हरगिज नहीं हूँ। मैं स्वयं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं मानता अपने आप को, और वैसे भी अब जब मेरा भाग्य जागने वाला है तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। स्त्री बोली, सोच लो राजू, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारा भाग्य वहीं से बदल जाएगा। सारा जीवन सुख और वैभव से भर जाएगा। राजू बोला, माफ कीजिए देवी जी, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर सकता। आप किसी योग्य राजकुमार को अपना वर बनाइए। यह कहकर राजू राजकुमारी से विदा लेकर चल पड़ा। इसके बाद राजू चलता चलता उसी खेत में पहुंचा जहां वो गरीब किसान परिवार बैठा हुआ था। किसान ने राजू को देखा तो पूछने लगा, अरे बेटा, तुम आ गए? मैं तो तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें अपना भाग्य मिला और क्या उसने हमारी फसल के नष्ट होने का कारण बताया? राजू बोला, हाँ काका, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपकी समस्या का समाधान भी बताया। अच्छा बेटा, तो जल्दी से बताओ, मेरी फसल क्यों नहीं होती है? काका, आपकी फसल के ठीक बीचों बीच कभी एक धनी आदमी ने लूट मार करके ढेर सारे सोने के 40 घड़े गाड़ दिए। अब जब तक वो घड़े जमीन में रहेंगे तब तक इस मिट्टी में कुछ भी नहीं उगेगा। आप उन्हें निकाल दीजिए, आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और आप इस इलाके के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। किसान चौंक कर बोला, क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? राजू बोला, हाँ काका, यह बिल्कुल सच है। चलिए, अब हमको आज्ञा दीजिए, मैं आगे रास्ता पर निकलता हूँ। अरे बेटा, तू खाली हाथ कैसे जा सकता है? तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। सुन, मैं चाहता हूँ कि तू यहीं हमारे साथ रह, इन घड़ों को निकालने में मदद कर। जो खजाना निकलेगा उसमें से आधा तेरा और मेरी सुंदर बेटी का विवाह भी मैं तुझसे कर दूंगा। फिर तू इस गांव में सुखपूर्वक रहना, ठीक है ना? राजू कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं काका,
नहीं नहीं, माफ़ करना मुझे। ना मुझे खजाना चाहिए, ना आपकी बेटी से विवाह करना है। यहाँ रुककर मैं फिर से एक किसान ही बन जाऊंगा। और अब तो मेरा भाग्य जागने ही वाला है। अब मुझे क्या दिक्कत है? मेरा भाग्य जाग जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काका चलो। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। राजू के इनकार पर किसान ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, यह तो सचमुच का महामूर्ख निकला, वरना कोई आदमी इतना खजाना और सुंदर पत्नी का प्रस्ताव यूं ही ठुकरा देगा क्या? उधर राजू थक कर चूर हो गया था। पैरों में छाले पड़ चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरा भाग्य अब तक क्यों नहीं बदला? यह समझ नहीं आ रहा। कैसा भाग्य है, बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? तभी पास ही से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। शेर वहां आ पहुंचा और राजू से बोला, अरे राजू, तुम लौट आए। बोलो, क्या तुमने अपने भाग्य से मेरे ये दांत के दर्द का इलाज पूछा? राजू बोला, हाँ वनराज, आप रह गए थे, आप भी आ गए। चलिए, अच्छा है। देखिए, दवा तो नहीं लाया, लेकिन मेरा भाग्य पता है क्या कहता है? वो कहता है कि यदि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा लो तो तुरंत तुम्हारा दांत ठीक हो जाएगा। शेर बोला, अरे वाह, अब तो मुझे बस उस महामूर्ख को ढूंढना है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तुम्हें ऐसी अद्भुत चीज़ दूंगा कि तुम जीवन भर ऐश करोगे। राजू बोला, अरे आप भी कुछ ना कुछ देने लगे। अरे वनराज, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना कोई इनाम नहीं चाहिए, और जब मेरा भाग्य खुद ही जागने वाला है, क्या करूँगा मैं इनाम लेकर? आप भी गजब करते हैं। शेर बोला, वाह, तो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उस मूर्ख आदमी की तलाश करते हैं। चलो। इतना कहकर दोनों चल पड़े किसी मूर्ख की तलाश में। चलते चलते शेर बोला, अरे मित्र, लंबा सफ़र है, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। राजू बोला, कहानी? अरे मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ, मैं तुम्हें अपनी यात्रा की बातें सुना सकता हूँ। फिर राजू ने उसे राजकुमारी, किसान और अपने भाग्य से हुई मुलाकात की पूरी कहानी सुना दी। शेर चुपचाप सुनता रहा। जैसे ही राजू चुप हुआ, शेर की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरी बीमारी का इलाज तो मेरे सामने ही खड़ा है। शेर राजू की तरफ बढ़ने लगा। राजू शेर से बोला, अरे अरे, क्या क्या हो गया वनराज, आप अचानक से मुझ पर ये क्यों बरस पड़े? शेर ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे भाग्य ने तुझे पहले ही रास्ते में 100 मौके दिए। राजा बनने का अवसर मिला, तूने मना कर दिया। सुंदर पत्नी का प्रस्ताव मना कर दिया। तो तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस दुनिया में? और अब मुझे किसी और को नहीं ढूंढना। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो मेरे सामने खड़ा है, और अब मुझे ठीक होने के लिए तेरे भेजे की ज़रूरत है। यह कहकर शेर ने छलांग लगाई और राजू को खा गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।